हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। आज हम आपको कराएंगे बिलियन से संबंधित महत्वपूर्ण उदाहरण जो हमेशा परीक्षा में आपकी पूछे जाते हैं और इसी प्रकार के आपको परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आपको हमने 4 सूत्र जो कराए थे, जैसे हमने कराया था बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, उसका सूत्र था, उसके बारे में फार्मूला आपको करा दिया था। दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा था परासरण दाब से संबंधित। तो इन्हीं 4 फार्मूलों से संबंधित प्रश्नों को हमें हल करना है। तो पहले हम फार्मूले आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। क्वथनांक में पहले है बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है P0, यानी विलायक का बाष्प दाब माइनस विलेय का बाष्प दाब अपॉन किससे अपेक्षा की जाती है? विलायक के बाष्प दाब से। बराबर में होता है W1 इंटू M2 बटे M1 इंटू W2। ये हो गया बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकालने का फार्मूला। उसके बाद में था क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन को हम कहते हैं डेल्टा टीवी। डेल्टा टीवी बराबर होता है केवी इंटू W1 इंटू 1000 बट्टे M1 इंटू W2। ये होता है क्वथनांक में उन्नयन का फार्मूला। तीसरा होता है हिमांक में अवनमन। हिमांक में अवनमन बराबर लिखेंगे डेल्टा TF। इनको सबको हम इनकी व्युत्पत्ति भी करा चुके हैं। KF, जहाँ पर V है वहाँ पर F आ जाएगा क्योंकि हिमांक है, फ्रीजिंग पॉइंट है, इंटू 1000 बटे M1 इंटू W2। ये क्या हो गया? हिमांक में अवनमन। अब परासरण दाब। परासरण दाब के लिए होता पाई V इंटू SNT। जब हम M की वैल्यू रख देते हैं तो M बराबर होता है W1 अपॉन M1। तो इसकी वैल्यू जब हम रखेंगे तो हो जाता है पाई V बराबर S इंटू W1 इंटू T बटे M1। ये हो जाता है परासरण दाब के लिए फार्मूले। ये है पहला बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, दूसरा हो जाता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हिमांक में अवनमन और चौथा परासरण दाब। यदि एक दूसरे के बराबर में होते हैं, 2 विलयनों के यदि परासरण दाब एक समान होते हैं, मान लीजिए उनकी सांद्रताएं भिन्न भिन्न है, यानी कि उनमें मिलाए गए विलेय पदार्थ की मात्रा भिन्न भिन्न है, परंतु परासरण दाब एक समान होते हैं, तो दोनों विलयनों का क्या लिखते हैं? पाई बराबर पाई2, पाई1 बराबर पाई2। और क्या कहा था? वायल्स बार्ट आपका नियम कहता है कि किसी विलयन का परासरण दाब उसमें उपस्थित सांद्रता के समानुपाती होता है। तो ये C1 हो जाएगा और ये C2 हो जाएगा। और सांद्रता होती है क्या? N/B। C इक्वल क्या होता है? N/B, क्योंकि मोलों की संख्या होती है आयतन में। तो इन 4 सूत्रों के आधार पर ही हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं और देखते हैं कि आखिर कौन से फार्मूले से उसको हल करना है। पहले एग्जाम्पल के ऊपर नजर डालिए। अभी तो हम रब कर रहे हैं, जब तक आप नजर डाल लें और देख लें क्या कहने वाला है प्रश्न। तो पहला कह रहा है प्रश्न, किसी ताप पर
कोई भी ताप हो फर्क नहीं पड़ता है। क्वेश्चन खुद बता रहा है कि किसी ताप पर, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट है, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब कितना है 0.850 बार, यानी कि ये क्या होगा, वाष्प दाब की इकाई होती है बार। अब बता रहा है कि 0.5 ग्राम, यानी केवल 0.5 ग्राम, छोटी सी मात्रा अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस, क्या है, अवाष्पशील विद्युत अपघट्य ठोस डाला गया है। तो 39.0 यानी केवल 39 ग्राम बेंजीन, तो 39 ग्राम बेंजीन जिसका मोलर द्रव्यमान कोष्टक में दे दिया गया 78 ग्राम प्रति मोल, और बेंजीन का फार्मूला होता C6H6, यानी कि एक कार्बन के लिए होते हैं 12 और है कितने 6, हाइड्रोजन का एक होता है, बीच में प्लस लगाते हैं और है कितने 6, तो 12 छंग 72 प्लस 6 जोड़ देंगे तो 78 आ जाते हैं। ये होता है मोलर द्रव्यमान, जिसे कहते हैं अणुभार, मोलर द्रव्यमान को ही अणुभार कहते हैं, इस बात को याद रखेंगे। तो वो कह रहा है 0.5 ग्राम बेंजीन, 0.5 ग्राम ठोस पदार्थ, कोई भी ठोस पदार्थ है उसका नाम नहीं दिया गया। तो 39 ग्राम बेंजीन में जिसका मोलर द्रव्यमान इतना उसमें घोला गया तो प्राप्त विलयन, अब मतलब ये 0.5 ग्राम इस बेंजीन में घोल दिया गया। अब ये कम है, कम मात्रा में है तो ये W1 होगा, क्योंकि ये विलय का भार है। जैसे हमने आपको फार्मूले बताया वैसे ही चलेंगे। ये NCERT बुक जो आपकी गवर्नमेंट की बुक चलती है NCERT, उसका ही ये किताब के प्रश्न है, आप जाकर देख सकते हैं, बस आपको हम यहाँ हल करा रहे हैं। तो इसके बाद में ये मात्रा ज़्यादा है भार में तो ये W2 हो जाएगी, और इसके बाद में ये वाष्प दाब किसका है, विलयन का, और हमने बताया विलयन के वाष्प दाब को किससे लिखते हैं, P से, और ये किसका दिया गया, विलायक का। आगे बता रहा है ठोस पदार्थ के मोलर द्रव्यमान, यानी कि एक का हमें मोलर द्रव्यमान पता है वो है बेंजीन, जिसका दिया गया 78 ग्राम मोल इनवर्स या प्रति मोल, और हमें जो ठोस पदार्थ घोला गया है उसका तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात नहीं। तो हम पहले प्रश्न को सजा लेंगे, क्या क्या दिया गया है, तो लिखेंगे हल, हल लिखेंगे और लिखेंगे पहला लिखेंगे, पहले दिया गया वैल्यू हमें 0.850 बार, तो ये होता है P0, यानी कि शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब है। P0 बराबर है 0.850 बार। इसके बाद में हम P0 अगर दिया जाता है P हमें, तो ये हो गया विलयन के, विलायक के लिए। अब ये विलयन का वाष्प दाब दिया गया कितना 0.85, तो ये होता है P विलयन के लिए, तो 0.845 बार, ये हो गया P। अब आ जाता है इसके बाद में पहला बार दिया गया है, ये है W1, कितना है W1, तो W1 बराबर होगा 0.5 ग्राम। अब कोई चीज़ और दी गई है जो मेन चीज़ है विलायक के रूप में, वो है बेंजीन, 39 ग्राम दी गई है, तो 39 ग्राम बेंजीन है ये, तो ये हो जाएगी W2 39.0 ग्राम। अगर जीरो ना लगाएं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हमें मालूम है कि बेंजीन, यानी बेंजीन अधिक मात्रा में है तो M2, विलायक का अणुभार M2 और विलय का M1 होता है। तो हमसे पूछा गया, यहाँ पर दिया गया है M2, देखिए जो अधिक मात्रा में भार है, जो अधिक मात्रा में भार है उसको जब हम W2 बोल रहे हैं तो उसके अणुभार को M2 कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे M2 बराबर दिया गया हमें 78 ग्राम मोल इनवर्स या प्रति मोल लिख सकते हैं। अब हमें क्या नहीं ज्ञात है, तो हमें M1 नहीं पता है, जो ठोस पदार्थ इस मोलर द्रव्यमान में घोला गया उसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। तो आप इस फार्मूले के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि आपसे क्या फार्मूला लगाना है। तो सूत्र लगाना है कौन सा, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, क्योंकि किसी ताप पर, एक कोई निश्चित ताप था उस पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब यानी कि विलायक का वाष्प दाब कितना था 0.850,
और उसको जब हमने इतना सा ठोस पदार्थ का नाम नहीं दिया गया है, 0.5 ग्राम घोला, तो वाष्प दाब घटकर कितना हो गया, इतना, ये कम वैल्यू है 0.85 बार, यानी कि 845 बार। तो ये हो जाएगा P0 माइनस P बटे P0 बराबर W1 इंटू M2 बटे M1 इंटू W2। अब सभी वैल्यू को पुटअप कर दीजिए। पहले हम क्या करें, इन सभी वैल्यू को पुटअप कर दें। P0 का मान कितना है 0.85 माइनस P का मान कितना है बिलियन का, तो है ये 0.845 बटे, अब P0 दोबारा दिया गया बट्टे में, तो इसको लिखेंगे 0.850 बराबर W1 कितना दिया गया है 0.5 ग्राम। अब यूनिट को नहीं लिखेंगे। उसके बाद में हमें कितना दिया गया है M2 दिया गया 78 ग्राम प्रति मोल। उसके बाद में हमें M1 तो दिया नहीं गया, M1 को इस प्रकार से लिख लेंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे, और W2 कितना दिया गया है, यहाँ देखिए W2 है 39 ग्राम। अब हम ये क्या करें, इसमें से इसे घटा लें। अगर आप सही से, बहुत से स्टूडेंट बायो के हैं, ये ना कहें कि सर ने ऐसा बोल दिया, उनको पॉइंट के वैल्यू में दिक्कत आ जाती है, तो उसके लिए ये लिखा देंगे, इस प्रकार से घटा देंगे। पॉइंट के अंकों को बराबर में रखेंगे। अब यहाँ से दाई लेंगे, 10 हो जाएंगे, 10 में से 5 गए 5, तो यहाँ पर 0, यहाँ पर 0 और ये 0.0, तो कितना आएगी वैल्यू, तो आएगी 0.005 बटे 0.85 बराबर, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेंगे, कर लीजिए 78, इसको रफ किए देते हैं, सबको एक तार इकट्ठा करके चलेंगे। 78 में हमें 0.5 का मल्टीप्लाई करना है, तो 5 अट्ठे 40 और क्या हो जाएगा 5 सत्ते 35 और 4 39 हो जाएगा। अब 5 अट्ठे क्या हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 की 4 0 और 4 हासिल क्या आएंगे, 5 सत्ते 35 और 4 39। और हमें अगर ये 0 लगा लेते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो हम जोड़ेंगे तो 390 ही निकलेंगे, 390 ही आएगा। और एक अंक बाद पॉइंट है, तो बचा कितना 39, ऊपर आएगा 39.0 बटे, नीचे है M1 इंटू 39.0, क्योंकि ये वैल्यू 39.0 दी गई और इनका भी गुणा करने पर 39.0 ही आया। अब हम ऊपर को रब कर देते हैं, क्योंकि अब हमें ज़रूरत है इसको हल कर दें और आंसर आपके सामने आ जाएगा, आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो वैल्यू में इसको M1 का इस इधर गुणा कर दें, इसका इसमें गुणा कर देंगे, तो ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, इस पॉइंट से पॉइंट, ये 5 बचेगा और ये 850। तो M1 बराबर लिखना है, तो M1 इंटू 939.0 आ जाएगा। और यहाँ से इसको खर्च कर दें तो ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इसको ना लिखें तो बेहतर है। पॉइंट से पॉइंट हटाएंगे, 39 से 39 काट देंगे, ऊपर बचेगा 1, तो ये कितना हो जाएगा 1 आर्ट्स का, इसका इसमें गुणा और इसका 850 का 1 में गुणा कर देंगे, तो M1 इंटू 5 बराबर 850। हमें M1 ही ज्ञात करना था। ठोस पदार्थ का क्या है, ठोस के मोलर द्रव्यमान क्या है। जो ठोस पदार्थ हमने 0.5 ग्राम घोला है उसका नाम नहीं दिया गया, और किस में घोला है, 39 ग्राम बेंजीन में। तो बहुत इजी प्रश्न होते हैं, इनमें कुछ करना ही नहीं, बस आप पहचान लीजिए आपको क्या क्या प्रश्न में दिया गया है और कौन से फार्मूले का यूज करना है। जैसे यहाँ पर के भी दे दिया गया, आप देख लीजिए। अब क्या ये क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक के उन्नयन वाला ही फार्मूला लगाना है। तो ये हो जाएगा M1 बराबर 850/5। तो हम करेंगे 5 एकन 5, 3 बचेंगे, 5 सत्ते 35। तो M1 बराबर आया 170, और मोलर द्रव्यमान की इकाई होती ग्राम मोल इनवर्स। और ये हल हो गया आपका
100% NCERT की बुक के अनुसार ये आंसर आया है। ऐसे ही अब जितने भी प्रश्न मिले जिसमें दो पहले विलायक का और उसके बाद में विलयन का बाष्प दाब दिया जाए और दो भिन्न भिन्न अणुभार दिए जाएं, तो एक का अणुभार दिया गया होगा और दूसरे का ज्ञात करना होगा। हो सकता है कि यहाँ पर ठोस का अणुभार दे देते और बेंजीन का हमें ज्ञात करना होता। तो ऐसी कंडीशन में भी हमें यही फार्मूला लगाना होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप इस प्रश्न को अब कैसे भी आए, कितना भी किसी भी बुक में इस टाइप के प्रश्न मिले, आप उसको हल कर लेंगे। अब आ जाते हैं दूसरे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 पर आ जाएंगे। कह रहा है बेंजीन, फिर बेंजीन आ गई यहाँ पर। बेंजीन का क्वथनांक 353.23 केल्विन है। कह रहा है बेंजीन इतने पर उबलने लगती है, 335.23 केल्विन पर। अब वो कह रहा है कि इसमें 1.8, यहाँ पर वो लगा था ग्राम, उसको हटा दिया है क्योंकि ये 1.8 ग्राम है, 80 ग्राम है। तो ये इसमें अब वो बेंजीन है, उसका तो भार हमें पता नहीं है, लेकिन कह रहा है कि 1.80 यानी 1.08 ग्राम अबाष्पशील, पता नहीं बेंजीन में अबाष्पशील क्या घोला जा रहा है। अबाष्पशील विलेय को 90 ग्राम लिखना चाहिए था, 90 ग्राम, सॉरी ग्राम को नहीं लिखा, लेकिन 90 ग्राम बेंजीन में घोलने पर विलयन का क्वथनांक बढ़कर, यानी कि देखिए जैसे ये ग्राफ बनाते हैं, आप क्रिकेट देखते हैं तो कभी कभी ऐसे डायग्राम दिखाया जाता है एरो में। जब यहाँ पर ये डायग्राम दिखाया कि किसी क्रिकेट टीम ने ये इस रिकॉर्ड के अनुसार, इस डायग्राम के अनुसार या इस एरिया के अनुसार और इस ग्राफ के अनुसार उन्होंने रन क्रिएट किए। यदि उनसे कम एवरेज से कोई दूसरी टीम बना रही है तो ग्राफ डाउन जाएगा, ये कहलाएगा अवनमन। यदि उठ जाता है तो ये हो गया उन्नयन, यानी कि यहाँ पर बढ़ रहा है। देखिए 353 से कितना हो गया, 354 बढ़ रहा है, तो क्वथनांक में क्या हो गया, उन्नयन, यानी इंक्रीज हो गया, क्वथनांक बढ़ गया हो जाता है। विलेय के मोलर द्रव्यमान, विलेय के द्रव्यमान की गणना कीजिए, वही मोलर द्रव्यमान की गणना कीजिए बेंजीन के लिए Kb, यानी कि ये है क्या, नियतांक, क्वथनांक उन्नयन का नियतांक है, का मान दे दिया 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल, या बोलेंगे मोल इनवर्स है। अब आप जान चुके हैं, लेकिन पहले प्रश्न को क्या करोगे, आप सजाओगे, ऐसे नहीं लगोगे, डायरेक्ट नहीं निकालना है आपको। कोई बहुविकल्पीय परीक्षा नहीं देनी है कि आप गए कंपटीशन की परीक्षा में टिक लगा दिया, टिक लगाकर नहीं, डायरेक्ट पहले प्रश्न को हल करके लिखेंगे और लिखेंगे पहले क्या दिया गया, क्वथनांक कितना दिया गया है, 353.23 और हमने दिया गया पहला वजन, तो पहले भार को लिख लें हम W1, क्योंकि ये कम मात्रा में 1.80 ग्राम है, मतलब ठीक से 2 ग्राम भी नहीं है। और उसके बाद में ये 90 ग्राम है, अधिक वजन है तो W2, इसका भार अधिक वो W2, और जो कम भार में है उसको W1 बोलेंगे। ये कम भार है तो ये W1 यानी विलेय पदार्थ, ये अधिक भार है यानी W2। अब ये क्वथनांक बढ़कर इतना हो गया, तो डेल्टा TB कितना है, तो पहले लिखेंगे डेल्टा TB बराबर, डेल्टा TB बराबर होगा विलायक का बाष्प दाब माइनस विलयन का बाष्प दाब, नहीं सॉरी, विलयन का बाष्प दाब माइनस विलायक का बाष्प दाब, T माइनस T0। पहले अब डेल्टा TB बताता है क्वथनांक में उन्नयन, तो हमें T का मान क्या होगा, देखिए ये बेंजीन है, इसका है 253, तो ये हो जाएगा T0। शुद्ध के लिए क्या लगाते हैं, T0, अगर बाष्प दाब शुद्ध होता तो P0,
तो यहाँ पर बेंजीन का क्वथनांक कितना है 353.23 केल्विन। उसमें हमने क्या डाला 1.8 ग्राम अवाष्पशील पदार्थ। अब उसका क्वथनांक बढ़ गया, इतना हो गया 354, 53 से 54 पे पहुंच गया, 354.11 हो गया। तो ये हो जाएगा टी, और ये बन गया है बिलियन का ताप, और ये बन गया है विलायक का ताप। तो बिलियन में से विलायक का घटा देंगे, ज़्यादा में से कम को घटा देंगे तो हमें क्वथनांक उन्नयन की वैल्यू पता चल जाएगी। तो यहाँ पर क्या होगा, या फिर हम ऐसे इस प्रकार से सजा लें, विलायक का क्वथनांक, अब आपको बिल्कुल सही से बता देते हैं, क्वथनांक टी नॉट बराबर कितना दिया गया है 353.23 केल्विन, और उसमें हमने डाला 1.8 ग्राम यानी W1 में, W1 को हमने W2 90 ग्राम में डाला, और इसका वाष्प दाब बढ़ गया 354, तो ये बन गया बिलियन। जब किसी में विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो वो बिलियन बन जाता है। बिलियन का क्वथनांक, बिलियन का क्वथनांक होता है टी, यानी बिलियन को केवल टी बोलते हैं। ये हो गया 354.11 केल्विन। अब बता रहा है क्वथनांक उन्नयन कितनी हुई, इतने में कितना अंतर आ गया, तो वही अंतर ही डेल्टा टीवी कहलाएगी। तो डेल्टा टीवी बराबर होता है टी माइनस टी नॉट, किसके लिए, क्वथनांक उन्नयन के लिए। तो हम यहाँ पर डेल्टा टीवी निकाल लेंगे, डेल्टा टीवी बराबर 354.11 माइनस 353.23 केल्विन। घटा लीजिए आसानी से, ऐसे करके आप रफ कार्य में लिखेंगे एग्जाम के समय, और यहाँ पर ऐसे ही घटाएंगे। दहाई लेंगे, दहाई में 10, 11 में से 3 गए 8, यहाँ 10 में से 2 गए 8, पॉइंट यहाँ 0 0 0 0 0, तो ये आएगा कितना, डेल्टा टीवी बराबर आएगा 0.88 केल्विन। कितना आया 0.88, क्योंकि ये हो जाएंगे दहाई लेने से 11, 11 में से 3 जाएंगे 8, और यहाँ पर दोबारा दहाई लेंगे, ये 10 हो जाए, 10 में से 2 जाएंगे 8, ये 3 बचेगा, 3 में से 3 गया 0, 5 का 5 और 3 का 0, तो ये आया 0.88। डेल्टा टी मालूम है। अब ये दिया गया हमें क्या 1.80, ये है कम मात्रा में, तो ये होगा W1, तो W1 बराबर हो गया 1.80 ग्राम, और किस में घोला जा रहा है 90 ग्राम में, तो 90 ग्राम क्या हो जाएगा W2, अधिक भार को हम W2 से डिनोट करेंगे 90 ग्राम। अब उसके बाद में हमें दिया गया KB, क्या दिया गया KB कितना दिया गया है 2.53 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल इनवर्स। अब आगे यूनिट नहीं लगाएंगे। अब हमें ये चीज़ें किस में मिलती हैं, क्वथनांक उन्नयन, यानी कि शुद्ध बेंजीन का जो क्वथनांक है वो बढ़कर 353.23 से 354.11 केल्विन हो जाता है। अब इतना बढ़ जाता है तो क्वथनांक में उन्नयन हो जाता है। उसका फार्मूला होता है सूत्र, तो डेल्टा टी बराबर होता है KB इंटू W1 इंटू 1000 बटे में क्या लेंगे हम M1 इंटू W2। आप देख लीजिए फार्मूले में क्या क्या नहीं दिया गया। डेल्टा टीवी हमें पता है, KB दिया गया, W2 है, W1 है, हमें क्या नहीं दिया गया M1। यही तो क्या है मोलर द्रव्यमान, क्या है विलेय का द्रव्यमान, जिसे हम अणुभार अगर लिख के आ जाए तो परेशान नहीं होना। मोलर द्रव्यमान अणुभार दोनों बातें एक ही हैं, बस नाम दो रख दिए गए। अणुभार को ही मोलर द्रव्यमान कहते हैं। अब इस पर हम वैल्यू रखेंगे,
अब इसको हम रब कर देते हैं ऊपर से। आपने नोट कर लिया होगा, नोट करते चले तो ज़्यादा बेहतर है और आप हल करके ज़रूर देखें। यदि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो इन एग्जाम्पल्स को लगाना भूल जाएंगे, तो प्रैक्टिस आप करते रहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, अब लिखेंगे, अब हम इसको क्या करेंगे, इसके नीचे 1 लगाकर इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो हो जाएगा डेल्टा टी वी इंटू M1 इंटू W2 बराबर, इस 1 का किस में गुणा कर दें, KB W1 इंटू 1000, तो KB इंटू W1 इंटू 1000। हमें जो ज्ञात नहीं उसको निकाल लें, तो M1 को यहाँ ले आएँ, M1 यानी कि बिले का अणुभार। इसके साथ में जो चीज़ें हैं वो नीचे आ जाएंगी बटे में। डेल्टा टीवी इतना तो आपने कैलकुलेशन का सीखा होगा। तो ये हो गया W2, पर क्या बचा है, KB इंटू W1 इंटू 1000, एक जीरो लगाना ही भूल गए। अब हम वैल्यू को रख देंगे, वैल्यू को रखेंगे तो हम इसको मिटा देते हैं एक लाइन को, क्योंकि यहाँ तक हमें वैल्यू की ज़रूरत नहीं। तो वैल्यू रखने के लिए सबसे पहले KB का मान रखिए। KB का मान कितना है, 2.53। यूनिट को बाद में देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद में W1 का मान कितना है, W1 है 1.8 ग्राम, यानी 1.80 इंटू 1000 बटे में क्या, डेल्टा टीवी, डेल्टा टीवी कितना निकला था, 0.88 इंटू नीचे क्या दिया गया, W1 यानी कितना है, 90 ग्राम। अब अणुभार की हम इकाई जानते हैं तो हम इकाइयों को नहीं लिखेंगे, इसको रब कर देते हैं और हल कर दें, आंसर आपके स्क्रीन बोर्ड पर आ जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा। तो 2 अंकों बाद ये पॉइंट है, इसको हटा देते, 2 अंकों बाद ये है, ये 2 पॉइंट हट गए। ये पॉइंट हटाएंगे तो कितने अंक हैं, 1 2 अंक हैं, उतनी ही इसके पीछे 0 ऐड कर देते हैं, कर दी। अब ये क्या बचा, 253 इंटू 180 इंटू 1000 बट्टे 88 इंटू 9 0 यानी और 100, क्योंकि ये पॉइंट हटाया था तो इसके पीछे 2 अंक हैं, उसी के ये 100 आए हैं। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से ये 0, तो 9 दूनी 18, 20 बचे हुए हैं। तो हम 2 को अभी यहाँ काट लें, 2 एकन 2, 2 चाकू 8, 2 चाकू 8, अभी और कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब बचा ऊपर 5 और 253, 253 में गुणा करेंगे हम 5 का, बटे में हमारा बचा है 22, तो 5 का पहले गुणा कर दिए, 5 3 15, 5 25, 1 26, 2 हासिल आएंगे, 5 दूनी 10 और 2 12 बटे 22। अब इसका हम 1265 में 22 का भाग दे दें, हमारा आंसर स्क्रीन बोर्ड पर। तो देखेंगे 5 दूनी 10, देख लेते हैं 5 बार, ऊपर अलग से आंसर लिखते हैं यहाँ, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और 2 12, 22 पंचे 120 होते हैं, 55 5 दूनी 10 की 0 हासिल लगा 1, 5 दूनी 10 1 11। अब सही हो गया है, पहले 12 नहीं होंगे, 5 दूनी 10 हो गए और 5 दूनी 10 और 11 हो गए, 6 1 16, 65 बचे हैं। तो हमें इतने का पाड़ा पढ़ना है, 5 तो ये आ गए। अब पढ़ेंगे 6 का, 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14, 7 बार, तो 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 1 15, 22 इसमें ऐड करते हैं, ज़्यादा हो जाएंगे, यहाँ पर 1 बचा है और यहाँ पर 1 बचेगा, ये कट हो जाएगा, 5 में से 4 गए 1 और 6 में से 5 चले जाएंगे तो 1 बचेगा, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, तो यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 1 11 कट जाएगा। तो आंसर आया अपना 57.2 ग्राम प्रति मोल, या मोल इन्वर्स लिख दें, ये आंसर आपके आ गए।
ये 2 प्रश्न आपके ऐसे हल हो गए। देखा ना कितने आसान होते हैं। बस आप किताब में देखकर प्रश्नों को थक जाते हैं, ऐसा ना करिए, थोड़ा सा माइंड लगाइए। अब तो खैर आपको इतनी परेशानी नहीं होगी और आप आसानी से इन प्रश्नों को हल कर लेंगे। ढूंढिए, ये प्रश्न इसलिए लिए हैं कि क्रम वाइज आपको लगा रहे हैं। आपको कम से कम 10 उदाहरण तक देंगे। 10 उदाहरण में आप कोई भी बिलियन का ऐसा प्रश्न नहीं है जिसको आप बोर्ड परीक्षा के समय हल नहीं करके आएंगे। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 और इसको रब कर देते हैं। इसको रब कर दें और एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने बोर्ड पर लाते हैं और फिर उसको हल करके दिखाते हैं। अब आ जाते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 3। क्या दिया गया है, इसको प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे, क्योंकि इसमें सभी चीज़ें गुप्त दी गई हैं। आप इसको समझेंगे और इसको देखते ही आपका माइंड 360 घूम गया होगा। अगर आपको हम समझाएंगे नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे। देखिए कैसे, जल में बने चीनी के एक 5% बिलियन के हिमांक अवनमन 271 केल्विन है। कह रहा 5% चीनी मिलाकर एक जल का बिलियन बनाया गया है। 5% चीनी मिलाकर, यानी बिलियन की मात्रा तो दी नहीं गई, तो हमें W1 और W2 कैसे पता चलेगा? इसके लिए बिलियन को मानना पड़ेगा। बता रहा आगे, ग्लूकोज में के जल में 5% बिलियन का हिमांक ज्ञात कीजिए, जबकि शुद्ध जल का हिमांक 273.15 केल्विन है। तो जब 273.15 केल्विन है तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? जल का क्वथन हिमांक अवनमन। तो हिमांक में अवनमन पहले लिखेंगे हल। हिमांक अवनमन को लिखते हैं हम डेल्टा TF। डेल्टा TF से लिखते हैं। पहले हम लिखेंगे किसका? शुद्ध जल का। शुद्ध जल का हिमांक। अब यहाँ पर जो 273.15 केल्विन है वो 0 डिग्री के बराबर होता है। 273, ये जो लिखा है 273.15 केल्विन, ये जो वैल्यू लिखी हुई है पहले से ही इसको गोला कर रखा है और यूपी 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये 273.15 केल्विन होता है, किसके बराबर होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही 273.15 केल्विन है। ये डिग्री सेंटीग्रेड में है और ये केल्विन में है, तो दोनों ही वैल्यू बराबर है, बस ये मान केल्विन में दिया गया है। शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है? ये डेल्टा TF, यानी कि हिमांक में अवनमन 273.15 केल्विन माइनस, अब लिखेंगे बिलियन, जो चीनी के साथ बिलियन बना, बिलियन का हिमांक। बिलियन का हिमांक कितने पर हो रहा? 271। जब बिलियन बनाया गया था चीनी से, जल में चीनी डालकर, जल का जो हिमांक होता है वो जल जमेगा यानी बर्फ में बदलेगा 273.15 केल्विन पर, लेकिन उसमें जब चीनी मिला दी गई तो वो 271 केल्विन पर ही बर्फ में बदल गया। ऐसी कंडीशन में जो इसके हिमांक में अवनमन हुआ है वो कितना हुआ? डायरेक्टली आप समझ गए होंगे कितना हुआ? 2.15 केल्विन का। ये KF का मान हो गया। अब दिया गया है बिलियन 5%, तो 5%, तो हम बिलियन मान लेंगे 100 ग्राम या 100 ml। तो मानेंगे माना बिलियन, माना बिलियन, 100 बिलियन को लिखेंगे 100 ml या ग्राम है, ml को ही ग्राम में बदल लेते हैं, ग्राम है। तो यहाँ पर हमें कितने डिग्री, देखो चीनी मिलाने से इतना फ़ायदा हुआ कि 2.15 केल्विन के तापमान कम करने से पहले ही चीनी का मिश्रण बर्फ में बदल गया। इतने तापमान को पहुँचने से पहले पहुँचना कहाँ पर था? 273.15, 271 बचा, किसके कारण? क्योंकि जल में चीनी मिला दी गई, सांद्रता
जल की बढ़ गई, चीनी के कणों ने जल की सांद्रता को बढ़ा दिया और वो अपने मूल बिंदु पर पहुंचने से पहले ही बर्फ में बदल गई। इसी कारण बर्फ जो होती है वो जल्दी से बन जाती है, जल की अपेक्षा बर्फ में बदल जाती है जो भी मिश्रण होते हैं। अब निकालेंगे 5% चीनी, 5% चीनी का भार। अब भार किस में निकालेंगे भाई, बिलियन 100 ml है तो 100 ml बिलियन और 5% यानी कि प्रतिशत का 100, तो कितना निकलेगा 5 ग्राम। अब ये 5 ग्राम है, भार को हम जब किसके लिए लिखेंगे, थोड़ा यहाँ पे लिखते हैं का भार, और ये कम मात्रा वाले विलेय पदार्थ का भार है तो ये W1 है। क्या है W1, कितना निकला 5 ग्राम। शेष कौन है, जल। 5 ग्राम ही चीनी मिली है, 5 ग्राम चीनी मिलाकर 100 ग्राम जल में 95 ग्राम जल में डाली गई है। जल का भार W2, यानी कि बिलियन में से हम किसको हटा दें, विलेय को। बिलियन का भार माइनस विलेय का भार, विलेय भार लिख दें। तो बिलियन का भार है 100 ग्राम और विलेय कितना है 5 ग्राम। तो W2 बराबर बचेगा, W2 बराबर बचेगा 95 ग्राम। ये तो हमें W1 और W2 ज्ञात हो गए, ठीक है, ये यहाँ पर ऐसे लिख बता देते हैं। अब हमें क्या निकालना होगा, चीनी का अणुभार। तो चीनी कम मात्रा में है और इसका फार्मूला होता है C12H22O11 का अणुभार जिसे हम बोलते हैं यम1, क्योंकि ये विलेय पदार्थ है। क्या है, विलेय। चीनी कम मात्रा में है तो चीनी क्या है, विलेय, और विलायक क्या है, जल H2O, और ये जल अधिक मात्रा में 95 ग्राम है तो ये विलायक हो गया का अणुभार। अब दोनों के अणुभार निकालेंगे और जल अधिक मात्रा में है तो इसे बोलते हैं यम2। लगा लीजिए, एक कार्बन के लिए होते हैं, एक कार्बन परमाणु केवल एक C के लिए होता है अणुभार 12 है। कितने कार्बन देख लीजिए 12, तो 12 कार्बन को हम 12 गुणे 12, एक कार्बन का 12 था और 12 कार्बन है इसमें। कितने कार्बन है 12। एक हाइड्रोजन का कितना होता है, एक है, कितने 22। ऑक्सीजन के कितने होते हैं, एक परमाणु के होते हैं 16, क्योंकि उसमें 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और 8 प्रोटॉन जुड़कर एक O के लिए 16, और हैं कितने इसमें 11। तो प्लस 16 का 11 में मल्टीप्लाई, सबको ऐड कर दें तो 12 12 144 प्लस 22 एकन 22 प्लस 16 एकन 11 छंगा 66, 11 छंगा 66 और एक कितना होगा 11 एकन 11 और एक नहीं 11 छंगा 66 की 6 और 11 एकन 11 और 6 17। अब इनको सबको जोड़िए, 6 2 8 और 4 12 की 2, 7 2 9 और 4 13 की 13 और 1 14 की 4, एक हासिल का 1 और 1 2 और 1 हासिल के 3, 342 ग्राम प्रति मोल। ये आ गया यम1। क्या है यम1। यम2 तो बहुत आसान है, एक हाइड्रोजन का एक होता है, 2 का मल्टीप्लाई कर लीजिए क्योंकि 2 हाइड्रोजन हैं, और ऑक्सीजन के कितने होते हैं 16, एक ऑक्सीजन परमाणु के लिए। तो ये टोटल कितने हो जाएंगे 18 ग्राम प्रति मोल। अब देखिए ये हमें यम1 ज्ञात हो गया, यम2 ज्ञात हो गया, पीएफ ज्ञात हो गया। हमें क्या नहीं पता केएफ, हमें केएफ निकाल लेंगे तभी हम ग्लूकोज का बता पाएंगे 5% बिलियन में। तो हम इन चीज़ों को मान चुके हैं। अब हम लगाते हैं फार्मूले को, ग्राम W1 और W2 को एक
साइड से रख लेते हैं। TF मालूम है तो हमारा W1 कितना था, 5 ग्राम निकला, 5 ग्राम, और W2 कितना निकला था, 95 ग्राम। अब हम लगाएंगे डेल्टा TF बराबर होता है KF इंटू W1 इंटू 1000 बटे M1 इंटू W2। ये हो गया आपका फार्मूला। लेकिन हमें इतनी चीज़ों में देखिए, ये ज्ञात है, ये दिया गया, W1 5 ग्राम, W2 ये रखा, M1 हमारा 342 है, M2 तो इसमें होता ही नहीं है, तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे, आगे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रकार से। तो KF इंटू W1 इंटू 1000, ये आपके लिए कर रहे हैं वरना डायरेक्ट हो जाता है, डेल्टा TF इंटू M1 इंटू W2, ये हो गया आपका मल्टीप्लाई। अब हम KF को इधर रख लेते हैं, तो KF के साथ में जो वैल्यू है वो नीचे चली जाएंगी, क्या पहुंच जाएगी, W1 इंटू 1000, ऊपर क्या होगा, डेल्टा TF इंटू M1 इंटू W2। अब सभी वैल्यू को उठाकर रख दीजिए। TF का मान कितना है, 2.15 केल्विन, M1 कितना आया है, 342, W2 कितना है, 95 नीचे कितना है, W1 5 ग्राम इंटू 1000, और ये पॉइंट हटाइए, 2 जीरो बढ़ा दीजिए इसके आगे, 5 से काटना स्टार्ट करिए, 5 से डिवाइड लगाइए KF के लिए, 5 एकन 5, 5 एकन 5, तो यहाँ पर 1 4 बचे हैं, 5 नेम 45 कट गया। अब हम इसको क्या काटेंगे, ये कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं, बस ऊपर वाले का मल्टीप्लाई कर लें और आ जाएगा आपका आंसर। इसको अब हम रफ कर देते हैं क्योंकि सभी वैल्यू हम रख चुके हैं, और ऊपर भी हटाते हैं क्योंकि ऊपर से ही हल करके चलेंगे। ये फार्मूला भी रफ कर देते हैं। अब रखते हैं, तो रखेंगे KF बराबर बचा है 215 गुणे 342 गुणे 19 बटे 1000। अब आपको क्या करना है, 215 का 342 और 19 में भाग गुणा कर लेना है। तो पहले करेंगे हम 342 का 19 में, 2 नेम 18, 9 दूनी 18 और 9 चौक 36, 1 37 की 7 हासिल आएंगे 3, 9 तियाँ 27 और 3 27 और 3 30 होते हैं। अब 1 का, तो 1 का मल्टीप्लाई तो वही होता है, जोड़ लीजिए कितने हुए, 8 9 4 6। अब हमें 215 का मल्टीप्लाई करना है, किसमें, 6498 में 215 का मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाई करके ऐसे ही रफ कार देखेंगे, 5 × 40, 5 नेम 45 और 4 49 और 5 चक्कू 20 और 4 24, 2 हासिल, 5 छक्का 30 और 2 32। तो 1 का मल्टीप्लाई 8 9 4 6। अब कितने का है, 2 का, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 नेम 18, 1 19, 2 चाकू 8, 1 9 और 2 छंग 12 आ जाएंगे। अब इसको हम ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो नीचे रफ कर दें इतना। अब इसको रफ करेंगे तो ये जीरो कितना आ जाएगा, कितनी जीरो बढ़ी थी, 1 2 3 4 5 हैं, यहाँ पर 4 ही लगाए रखे हैं, तो कितने आए, 4 4 8 4 12, 9 4 13 और 6 19, 1 20। यहाँ पर हो जाएंगे 2 हासिल, तो 2 2 4 4 4 8 8 और 9
8 9 होते हैं 17 की 7 हासिल आया 1। तो यहाँ 6 3 9 9 9 18 1 19 1 हासिल 3 हो गए। और यहाँ पर अंक बाद कितने, अब ये आ गया कितना, इसको मिटा देते हैं, वैल्यू आई है 13,97,02 बटे कितना 1 2 3 4 5। अब इसमें हम इतने अंक बाद पॉइंट लगा देंगे जितनी जीरो है, नीचे जितनी जीरो है उतने अंक बाद पॉइंट लगा दें तो उतनी ही वैल्यू होगी KF की। तो कितने 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5 इसका भाग लगाएंगे तो आएगा 13.97 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। KF का मान इसीलिए हमने निकाला है क्योंकि हमें आगे निकालना है ग्लूकोज को जब जल में 5% घोला गया तो क्वथनांक के हिमांक में कितना अवनमन हो गया था, तो ये हमें बताना है। तो आ जाते हैं अपने अब मेन टॉपिक पर। KF हमें पता है, अब हम निकालेंगे डायरेक्टली। हमने बिलियन को कितना माना था 100 ग्राम, तो अब बिलियन का भार, ग्लूकोज का भार कितना होगा, ग्लूकोज कम मात्रा में है ग्लूकोज, इसका फार्मूला होता है C6H12O6। ये विलेय पदार्थ है का भार 100 ग्राम में विलेय पदार्थ का भार है 5 ग्राम। और जल जिसका फार्मूला होता है H2O, इसका भार कितना होगा, पहले चीनी का यही भार था, ग्लूकोज का 95 ग्राम। तो यहाँ पर इसके नाम देते चलेंगे। इसका जब ग्लूकोज कम मात्रा में है, केवल 5% है, तो ये 5 ग्राम W1 हो जाएगा। शेष बचा 100 ml में से 95 ग्राम, क्योंकि पहले हम बिलियन को मान चुके हैं। तो W1 आया 5 ग्राम, W2 95 ग्राम। अब हम निकालेंगे ग्लूकोज C6H12O6 का भार, तो इसे ही लिखेंगे यम1, क्योंकि ग्लूकोज है कम मात्रा में और कम मात्रा वाले के लिए अणुभार लिखते हैं यम1, जिसे कहते हैं परमाणु द्रव्यमान। तो निकालिए ग्लूकोज का। तो यहाँ पे कार्बन है 6, एक कार्बन का होता है 12 और 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक हाइड्रोजन के लिए 1 होता है, 12 हाइड्रोजन दिए गए, 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। बीच में प्लस का निशान लगाते रहिए, फिर प्लस लगाइए। एक ऑक्सीजन के लिए होता है 16 और हैं कितने 6, मल्टीप्लाई करेंगे 12 छंग 72, 12 एकन 12 और 16 छंग 96, टोटल करिए तो 180 ग्राम प्रति मोल आएगा इसका अणुभार। यम1 निकल आया किसका, ग्लूकोज का। और जल का तो आप जानते हैं, जल H2O का अणुभार, जल H2O का अणुभार होता है तो 2 हाइड्रोजन के प्लस 16 ऑक्सीजन के बराबर 18 ग्राम पर मोल। ये 2 वैल्यू आ गई, यम1 यम2। ये ग्लूकोज का अणुभार है और ये जल का। अब आप फार्मूला लगा दें। आप तो जानते ही हैं कि अब इतना ग्लूकोज में डेल्टा TF का मान क्या होगा। ये तो चीनी के लिए था, 271 किसके लिए था, चीनी के लिए। ग्लूकोज मिलाने पर तो डेल्टा TF बराबर KF इंटू W1 इंटू 1000 बटे यम1 इंटू W2। तो KF का मान आपने ज्ञात किया, ये इतनी मेहनत की थी पहले, ये हो गया 192। W1 5 ग्राम, नहीं सॉरी यहाँ पर हाँ W1 5 ग्राम होगा 1000 बटे यम1 कितना 180 इंटू W2 कितना है 95। तो 5 एकम 5 और 19 बना 95, क्योंकि 5 एकम 5 5 निम 45 होता है। तो ये कट गया W2 के लिए। अब 1 0 से 1 0 काटेंगे, पॉइंट हटाएंगे, 2 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, तो ये 2 0 से 2 0 कट गई।
अब हम इसको हल कर देते हैं, आंसर आपके पास में होगा और आपकी आंसर शीट आ जाएगी। अब इसको करिए, कितना बचा 1392 बटे 18 गुणे 19, तो यहाँ पर 1397 और यहाँ पर 18 में 19 का गुणा करेंगे, 18 19 9 8 72 की 2, 8 ने 72, 8 एकम 8 और 2 10, तो 9 और 1 9 8 72 की 2, 72 की 2 हासिल 7, 9 8 एकम 8, 8 एकम 8 और 7 15, तो यहाँ पर 9 और 9 हो जाएंगे और ये एक तो यहाँ पर 2 9 4, अरे 300 गड़बड़ हो गया था यहाँ पर, तो आप दोबारा इसका गुणा कर लेते हैं। 19 का गुणा 18 में 8 ने 72 की 2 हासिल आएंगे 7, 8 एकम 8 और 7 15 होते हैं, तो यहाँ पर एक का 1 9 आएगा, 1 एकन 1, तो 2 9 5 और 9, 5 और 9 होते हैं 14 की 4 और यहाँ 342 हो जाएगा। 342 का भाग देना है 1392 में, कितना का 342 का, तो 342 का भाग दीजिए, तो यहाँ पर 1392 में 342 का भाग, तो यहाँ देंगे 4 बार, तो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 4 तियों 12, 1 13, कितने बचे 12 में से 8 गए, 4 बचेंगे और यहाँ पर 2 बच जाएंगे और ये कट जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0, तो पॉइंट लगाएंगे 0, तो ये भाग नहीं जाएगा, भाग खाई, बिंदी लगाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 2400 और ये लगभग चला जाएगा 7 बार, 7 या 21 होते हैं, तो ये आएगा आंसर 4.07 केल्विन। किसका मान आया, क्वथनांक में उन्नयन। और शुद्ध जल का कितना होता है, शुद्ध जल का हिमांक माइनस शुद्ध जल का हिमांक अवनमन बराबर हिमांक बराबर वो भी किसके लिए ग्लूकोज के लिए, तो शुद्ध जल का हिमांक माइनस हिमांक में अवनमन, तो लगाएंगे शुद्ध जल का हिमांक कितना होता है 273.15 केल्विन और घटा देंगे 4.7 केल्विन, तो घटा दीजिए 273 में 273.15 और 4.07, तो 15 में से 8 गए 7, यहाँ पर बचेंगे 10 का ये 0 हो जाएगा, पॉइंट कितना आएगा 13 में से 4 जाएंगे 7 नहीं, 13 में से 4 जाएंगे 9 और यहाँ पर 6, 269.8, तो इसका आंसर आएगा 269.08 केल्विन पर ग्लूकोज का जल में मिश्रण क्या बन जाता है, हिमांक में बदल जाता है। कितना 273.15 से इतना केल्विन में हिमांक आएगा। अब पहले जल कितने पर जमता है 273.15 केल्विन पर, हमने इसमें जब चीनी मिलाई तो ये 271 पर बर्फ़ में बदल गया, जब हमने इसमें ग्लूकोज ही 5% मिलाया तो ये 269.08 केल्विन पर बर्फ़ में बदल गया। ये हो गया एग्जाम्पल नंबर आपका तीसरा। अब चौथे एग्जाम्पल पर चलते हैं। चौथा एग्जाम्पल आप कर चुके हैं, तो आपके लिए चौथे एग्जाम्पल में हम यहाँ पर छोड़ेंगे एक नया होमवर्क। क्या छोड़ेंगे कि 3 ग्राम यूरिया को 3 ग्राम यूरिया यानी कि हल में लिखेंगे 3 ग्राम यूरिया का फार्मूला आप नहीं जानते तो हम बताते हैं
NH2 CONH2 होता है का भार, जिसे हम बोलेंगे W1 है कितना 3.0 ग्राम हो गया। और किसमें घोला जा रहा है 100 ग्राम जल में, जल H2O का भार। अब भार भाई यहाँ पर 3 ग्राम है 3.1, ये W1 हो गया और ये W2, ये भी यूपी 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन। तो यहाँ पर ये W1 है और वो W2 है, तो इसका भार हो जाएगा W2 बराबर 100 ग्राम हो गया, 100 ग्राम ये हो गया। अब वो कह रहा है कि इसके क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीवी, यानी कि डेल्टा टीवी की गणना करनी है, पता नहीं है, डेल्टा टीवी की गणना करनी है। जबकि जल के मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान कितना है केबी, यहाँ पर मोलल उन्नयन स्थिरांक पूछ दिया गया यानी कि केबी, तो केबी का मान दिया गया आपको 0.52 किलोग्राम मोल इनवर्स। अब आपको चाहिए यम1 यम2, तो यहाँ पर ये W1 और W2 आपको पता हो गया। ये क्या है यूरिया, यूरिया का भार आपको पता हो गया, अणुभार ये पता हो गया। अब निकालेंगे यूरिया, यूरिया NH2, वैसे तो हम ऐसे बता देते हैं डायरेक्टली इसका 60 होता है, लेकिन आपको निकलवा कर बताएंगे का अणुभार, अणुभार, अणुभार यहाँ से लगाएंगे यम1, क्योंकि यूरिया कम मात्रा में कितनी है मात्रा, यहाँ पर लाइन को थोड़ा साफ लिख देते हैं क्योंकि आपके लिए छोड़ना है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सर मेरा ये प्रश्न हल हुआ या नहीं हुआ, तो आप बताएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, पहले सही से लाइन लिख देते हैं, यूरिया जिसका फार्मूला होता है NH2, इसे भी बंद कर देते हैं, CONH2 का भार, जिसे हम बोलेंगे W1 और वो है 3.0 ग्राम। अब सही आप सबको साफ दिख रहा होगा, 3.0 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर, W1 W2 में जल में घोलने पर जल के क्वथनांक उन्नयन की गणना कीजिए, यानी डेल्टा टीवी की गणना कीजिए, जबकि हमें केबी दे रखा है। अब हमें अणुभार निकलना है। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का होता है 14, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन के 2, क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1। फिर बीच में आ जाएंगे कार्बन पर प्लस के निशान लगाते रहते हैं, यदि ये 2 सफिक्स वाले हैं इनका लगाओ तो मल्टीप्लाई करते हैं, तो कार्बन के 12, फिर इसके बाद में ऑक्सीजन आ जाता, ऑक्सीजन को जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद में नाइट्रोजन आ जाता, नाइट्रोजन के 14, फिर हाइड्रोजन के 2, सबको ऐड करिए, 14 2 16, 16 12 28, 28 और 16 8 6 14 और 14 और जोड़ लेते हैं 28 और 16, 16 कितने हो जाएंगे 8 6 14 और यहाँ 44, 44 में 14 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 8 8 58 और ये 2 और जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे 60। तो यूरिया का अणुभार होता है यम1, यानी कि यूरिया कम मात्रा में मिलाई गई है, 60 ग्राम प्रति मोल। अब निकालेंगे हम जल का, जल H2O का अणुभार। आप जानते हैं जल का इतनी बार निकाल चुके हैं, डायरेक्ट लिख लीजिए 18 ग्राम प्रति मोल, ये जल का होता है। अब आपको फार्मूला लगा देना है, कौन सा, एक फार्मूला आपको लगा देना है, यहाँ पर इसको रख किए देते हैं, एक फार्मूला आपको लगा देना है, सभी वैल्यू को उठाकर रख देना है और आपका प्रश्न हल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा टी बराबर होता है KF इंटू W1 इंटू 1000
बटे m1 इंटू W2। आप देख लीजिए डेल्टा टीवी ज्ञात करना है। सबसे पहले KF, अरे सॉरी KB लिखना चाहिए था, KB पहला मान है KB, ये दे रखा है, इसको उठाकर यहीं पर रख देंगे। W1 ये दिया गया है, W2 100 ग्राम, और उसके बाद में क्या दिया गया है आपको, M1, M2 नहीं मान पूछा गया, कोई बात नहीं, तो लगा दीजिए डेल्टा टीवी। KB का मान रखिए कितना है 0.52, W1 3.0 इंटू 1000, तो ये पहले से फार्मूले में ही है। M1 कितना है 60 इंटू कितना बचा हुआ है अब, W2 कितना है 100 ग्राम। कुछ नहीं करना है आपको, बस इस वैल्यू को काट पीट देना है। तो ये सब वैल्यू रख गई हैं। अब आपके लिए नहीं छोड़ेंगे, अब इसको यहीं पर हल करा देते हैं। तो ये रखेंगे, तो इसका पॉइंट हटाएंगे तो 2 अंक 0 बढ़ जाएंगे। इसका पॉइंट तो हटाने की ज़रूरत नहीं, ये 3 ही है, तो ये 1 0 1 0 कट गई तीनों, और यहाँ पर क्या है, एक भी 0 नहीं बची। तो ऊपर बचेगा डेल्टा टीवी बराबर, यहाँ लाए हैं इसको, डेल्टा टीवी बराबर 52 इंटू 3 बटे 60 इंटू 10, तो यहाँ पर 3 दूनी 6। अब बचेगा डेल्टा टीवी बराबर कितना हो जाएगा 52, और नीचे हो जाएंगे 200, तो यहाँ पर काटते हैं, कितने हो जाएंगे 2 दूनी 4, 2 छंग 12, और यहाँ पर 2 एकन 2, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा टीवी बराबर 26 बटे 100। इसका मतलब होता है कि डेल्टा टीवी बराबर हो जाएगा 0.26 केल्विन। ये निकल कर आएगी आपकी वैल्यू, और ये प्रश्न हल हो गया। इतना ही आपका NCERT की बुक में आंसर मिलेगा। बहुत से प्रश्न मिल जाएंगे आपको, कोई भी हो, ये नहीं कि NCERT के ही प्रश्न हल कर लेंगे उसके बाद हमें प्रश्नों से मतलब नहीं। कोई भी एग्जाम्पल हो उसको हल करके देखिए। तो यदि हमारे ये प्रश्न हल करने का तरीका आपको पसंद आता है, वीडियो पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों तक फैलाएं और पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।